बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान हरिराम अपनी बूढ़ी बीवी सीमा के साथ रहता था। हरिराम बहुत गरीब था। उसका एक जवान बेटा सुरेश भी था, जो बिल्कुल काम नहीं करता था और पूरा दिन घर पर आराम से लेटा रहता था। एक दिन हरिराम सुरेश से कहने लगा, अरे बेटा सुरेश, उम्र के हिसाब से अब मैं कुछ थकान का अनुभव करने लगा हूँ। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। अब भगवान की दया से तुम बढ़िया करने लायक हाथ कांधे हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें चाहिए कि तुम हमें कमा कर खिलाओ बेटा। हर बाप की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा उसका ध्यान रखे, परिवार में जिम्मेदार बने, परिवार को आगे बढ़ाए। अरे पिताजी, ये क्या बात कर रहे हो? अरे आपने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? यह सुनकर हरिराम चुप हो गया और पहले की तरह अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद हरिराम ने फिर से सुरेश से कहा, अरे सुरेश बेटे, बात को समझो। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरे 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 बापू, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है? अभी बहुत जियोगे। तुम बेफिक्र होकर काम करो। मैं कोई काम करने वाला नहीं। अभी तो मेरी सोने की उम्र है। मैं तो सुकून करूंगा। बाप के समझाने का सुरेश पर कोई असर नहीं हुआ। सुरेश सुकून से सोया रहता। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। एक दिन हरिराम ने अपने बेटे सुरेश से कहा, बेटा, ऐ बेटा, अब तो तुम्हारी उम्र 30 साल से भी ज्यादा हो गई है। मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। क्या पता कब भगवान का बुलावा आ जाए। अब तो कुछ काम कर लो। अब तो मुझे सुकून करने दो बेटा। अरे बापू, क्या बातें करते हो? अरे तुम दोनों मेरे माता पिता हो। तुमने मुझे पैदा किया है तो मुझे जीवन भर खिलाना तुम्हारा फर्ज है। अपना फर्ज निभाओ। ये क्या हर समय बूढ़ा हो गया लगाए रखा है? देखो, सीधी सी बात है, मुझे तो कोई काम आता नहीं है और न मेरी काम सीखने की उम्र है। ये तुम्हारा फर्ज है तो इसे निभाओ। मैं तो कोई काम नहीं करने वाला। झोपड़ी से बाहर चला गया। तब हरिराम अपनी पत्नी से कहता है, सीमा, मैं तो सुरेश को समझा समझा कर थक गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। अब क्या करूं मैं? क्या मैं इसी तरह अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? ऐ भगवान, मैं क्या करूं? आप इस प्रकार से दुखी मत हो। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर सुरेश के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज सुरेश को दरबार में बुलाकर डांटकर सही राह पर ला देंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो सीमा। मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए। अगले दिन हरिराम महाराज से मिलने के लिए निकल जाता है। कुछ समय चलने के बाद वह राज दरबार पहुंच जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद कीजिए महाराज। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम सुरेश है। इस आस में कि वह बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा बेटा सुरेश कोई काम ही नहीं करता।
वो दिन भर सोया रहता है। मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन मेरे समझाने पर वह कहता है कि जीवन भर वह कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पैदा किया है तो खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा, ऐसा वह कहता है। ओ, यानी कि तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और सुरेश को हमारे सामने पेश करो। जाओ। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वे सुरेश को लेकर महाराज के सामने उपस्थित कर दिए। सुरेश, क्या यह तुम्हारा पिता है? हाँ महाराज, यह मेरे ही बापू हैं। तो क्यों रे सुरेश, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज नहीं करता? अपने माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? क्यों उनसे काम करवाता है? बोल। महाराज, मैं कामकाज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं, और अब तो कामकाज सीखने की मेरी उम्र भी नहीं रही। क्या करूं मैं, बताइए आप। जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, लेकिन तुम्हें ही अपने माता पिता का ख्याल रखना होगा, और यह हमारा हुक्म है। महाराज, क्या आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वो काम है ही नहीं। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती। तू जैसा काम चोर तो ये भी नहीं कर सकता। अरे, तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र का ही रहे। सुरेश मन ही मन सोचने लगा। भरे दरबार में मेरा इतना अपमान, यह राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके डराने धमकाने से कामकाज करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बड़ा आया महाराज कहीं का। इसके बाद हरिराम और सुरेश राज दरबार से बाहर आ जाते हैं। हरिराम सुरेश से कहता है, चलो सुरेश बेटा, घर चलते हैं। नहीं नहीं बापू, बस बस, बहुत हो गया। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए मर गया। अरे सुरेश बेटा, ये तू क्या कह रहा है? नालायक हो गया है क्या? हाँ, जब महाराज के पास गए थे तब क्या लायक था मैं? भरे दरबार में आपने मेरा अपमान करवाया। अब तो आप खुश हो गए होंगे। अब मैं कोई काम करूं या न करूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। जा रहा हूं मैं। यह कहकर सुरेश वहां से चला गया। उसके पिताजी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर सुरेश रुका नहीं। सुरेश के जाने के बाद हरिराम सोचने लगा, अरे जाने भी दो इसे। जब कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर वापस घर ही आएगा। इधर सुरेश गांव से बाहर निकलकर एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। सुरेश ने सोचा, अरे मैं तो काफी दूर आ गया। मुझे तो चलते चलते अंधेरा ही हो गया। लगता है रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। वो जंगल के जानवरों से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। आधी रात बीत गई थी और सुरेश पेड़ पर आराम से बैठा था कि तभी उसे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उसने पेड़ के नीचे देखा तो एक आदमी था जिसके सामने हीरे, जवाहरात और मोतियों से भरी थैली खुली पड़ी थी और वो अपनी उस दौलत को देखते हुए कह रहा था, अरे वाह भगवान वाह, आज तो तूने मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस चोरी में मुझे इतना माल हाथ लग गया
वाह, मजा आ गया। यह तो कोई चोर है जो चोरी का माल यहाँ जंगल में लेकर आया है। काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो मजा आ जाता। इन्हीं सोच विचार में डूबा हुआ सुरेश का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह पेड़ से सीधा जमीन पर उस चोर के सामने आ गिरा। उसे देखते ही चोर ने कहा, अरे कौन हो तुम, कौन हो? मैं सुरेश हूँ। अरे इस पेड़ पर इतनी रात को क्या कर रहे थे? बोलो। बात यह है कि मैं घर से रूठ कर, मेरा मतलब घर छोड़कर इस जंगल में आ गया। अरे क्या घर से रूठ कर आए हो? ऐसी भी क्या बात हो गई कि घर छोड़कर आधी रात को इस जंगल में हो? बोलो। तब सुरेश ने उसको अपने बारे में विस्तार से बताया। सुरेश की सारी बात सुनकर चोर मन ही मन सोचने लगा, यह लड़का दिखने में हट्टा कट्टा है, क्यों ना इसे अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लिया जाए। सुरेश, देखो भाई, मेरा नाम है भोला चोर। क्या तुम चोरी का काम सीखना चाहते हो? अगर तुम चोरी का काम सीखते हो तो जल्दी ही तुम ढेर सारी दौलत के मालिक बन जाओगे। फिर चोर बनकर तुम महाराज से अपने अपमान का बदला भी ले सकते हो। क्या कहते हो, बनोगे चोर मेरी तरह? बात तो तुम ठीक कहते हो भोला, मुझे तुम्हारी ये बात स्वीकार है। मैं चोर बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ मेरे घर, हम वहीं रहेंगे। चलो। ठीक है काका, चलो। और फिर जल्द ही दोनों भोला चोर के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर भोला चोर ने कहा, सुरेश, आज से तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हें अपने सारे चोरी के गुण सिखाऊंगा। ठीक है? ठीक है, मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि मन लगाकर चोरी का काम सीखूंगा और आपकी तरह ही एक महान चोर बनूंगा। इसके बाद वो दोनों सो गए। दूसरी तरफ सुरेश के माता पिता अब पछता रहे थे कि उन्हें महाराज के पास जाकर सुरेश की शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। उधर भोला सुरेश को चोरी के नए नए गुण सिखा रहा था। सुरेश, आज मैंने तुम्हें सिखाया कि चोरी करने के लिए किस तरह बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर चढ़ा जाता है। तुम समझ गए ना? समय गुजरता चला गया। 1 महीने के अंदर भोला ने सुरेश को चोरी के सब गुण सिखा दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई दिन और महीने बीत गए। सुरेश ने भोला के साथ मिलकर कई सारी चोरियां की। वो एक के बाद एक कई चोरियां करता चला गया और अब वह एक शातिर चोर बन गया था। फिर एक दिन सुरेश ने भोला से कहा, गुरु, बात यह है कि अब मुझे चोरी करना अच्छे से आ गया है। आप भी जानते हैं, अब मुझे अपने अपमान का बदला महाराज से लेना है। मुझे महाराज के शाही खजाने में चोरी करनी है। अरे यार सुरेश, पागल हो गया है क्या? ये क्या कह रहा है? अरे नहीं, पागल नहीं हुआ हूं, ठीक कह रहा हूं। महाराज ने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था। कहा था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता और चोरी तो मेरे बस का काम नहीं, यहां तक कि मैं चोर भी नहीं बन सकता। ऐसा कहा था उन्होंने। अब मैं उनके शाही खजाने से चोरी करके उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना बड़ा चोर बन गया हूं। उसी रात दोनों ने राजा के खजाने को खाली कर दिया। जाते जाते सुरेश ने वहां राजा के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। सुबह होते ही ये बात महाराज तक पहुंची। सिपाहियों ने वहां से मिली चिट्ठी महाराज को दी, जो सुरेश ने लिखी थी। उसमें लिखा था, ओ महाराज, याद कर, एक दिन तूने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था कि मैं चोरी भी नहीं कर सकता। आज आंखें खोलकर देख ले, मैंने तेरा ही खजाना चुरा लिया।
चिट्ठी पढ़कर राजा कहने लगा, ओ, तो यह उस सुरेश का काम है जिसके पिता कुछ दिन पहले ही दरबार में फरियाद लेकर आए थे। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सैनिकों, हरिराम किसान के घर जाओ और सुरेश को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो। सैनिक तुरंत हरिराम के घर पर पहुंचे और पूछने लगे, हमें महाराज ने भेजा है, सुरेश कहाँ है, जल्दी बताओ। अरे वो तो घर पर नहीं है, वो कई महीनों से घर ही नहीं आया। अरे झूठ बोल रहे हो तुम दोनों, चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे घर पर छुपा रखा है। बताओ, सुरेश कहाँ है? क्या चोरी के माल के साथ? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, चोरी। उसी ने राजा का खजाना चुराया है, समझे? और अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ, कहाँ है वो? अरे क्या इसका मतलब मेरा बेटा चोर बन गया है? सैनिकों ने जब सुरेश को झोपड़ी में नहीं पाया तो वो सुरेश की जगह उसके माता पिता को पकड़कर राजमहल में ले गए। ये क्या है? सुरेश की जगह तुम इन्हें क्यों उठा लाए? महाराज, सुरेश वहां पर नहीं था। जरूर इन दोनों ने ही उसे कहीं छुपा रखा होगा, इसीलिए इन्हें उठा लाया। ऐसी बात है तो इन दोनों को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। और फिर ऐसा ही किया गया। सुरेश के माता पिता को कारागार में बंद कर दिया गया। उधर राजा के खजाने में हाथ साफ करने के बाद सुरेश और उसका गुरु चोरी में मिली हुई दौलत को देख रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ दिन और गुजरे। सुरेश और उसके गुरु ने कई नई जगहों पर चोरियां की। एक दिन जब वो चोरी करके लौट रहे थे तो अचानक मौसम खराब हो गया और तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो एक दरवाजे पर खटखटाने लगे। कौन है? हम परदेसी हैं, आंधी तूफान में फंस गए हैं। क्या हमें आज रात के लिए आसरा मिल सकता है? घर का मालिक दरवाजे पर आया और उन्हें अंदर ले आया। हमारे यहाँ अतिथियों का सत्कार किया जाता है। आप निश्चिंत होकर बड़े आराम से रात यहाँ गुजार सकते हैं। कुछ देर बाद घर के मालिक की बेटी उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। उस लड़की को देखकर सुरेश उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। जब सुरेश और उसका गुरु रात को सोने के लिए गए तो सुरेश ने अपने गुरु से कहा, गुरु, यह लड़की तो मेरे दिल को भा गई है। क्या इसके साथ मेरा विवाह हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? तू चिंता मत कर, मैं सुबह ही इस विषय में घर के मालिक से बात करूंगा, ठीक है ना? सुबह होने पर चोर ने घर के मालिक से कहा, हाँ, तो मैं आपकी पुत्री के विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए ना, बिल्कुल कहिए, क्या बात है? देखिए, ये है मेरा बेटा सुरेश। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। नंदीवन में मेरा अपना घर है। आपकी पुत्री को देखकर मेरा बेटा उस पर मोहित हो गया है और उससे विवाह करना चाहता है। आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना ही है। आप ये बताइए कि आपका पुत्र करता क्या है? वैसे तो कुछ नहीं करता, क्योंकि इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे, इसके बाप के पास लाखों की संपत्ति है, तो फिर ये क्या करेगा? वही संभालेगा और क्या। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका पुत्र कुछ काम काज या कारीगरी जानता भी है कि नहीं? यदि जानता भी है तो क्या जानता है? हाँ, ये बात देखिए, सीधी बात कहूंगा कि मेरे पुत्र ने कभी कोई कामकाज या कारीगरी सीखी ही नहीं। अरे, इसे कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी संपत्ति का मात्र एक वारिस है। मेरे बाद सब कुछ इसका ही तो है, और क्या।
अच्छा, फिर माफ कीजिएगा। तब तो मैं आपके पुत्र का विवाह अपनी बेटी के साथ नहीं करूंगा। मैं धन का नहीं बल्कि गुणों का आधार करता हूं। मैं उस लड़के को अपनी कन्या नहीं दे सकता जिसमें कारीगरी के नाम पर कुछ भी न हो। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है। तब सुरेश और उसका गुरु घर के मालिक से विदा लेकर चुपचाप वहां से चल दिए। सुरेश, तुमने सुन ही लिया कि घर का मालिक अपनी पुत्री के विवाह में क्या चाहता है। कुछ भी हो गुरु, मैं हर हाल में उसी से विवाह करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। अरे, लेकिन कैसे? उसके पिता ने तो साफ साफ इनकार कर दिया, अब क्या? अरे गुरु, मैं किसी रात उसके घर पर हमला करूंगा और उसकी पुत्री को अपने साथ ले जाऊंगा। फिर देखता हूं क्या करता है उसका पिता। ऐसा काम कभी मत करना सुरेश। यदि तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा ले जाओगे तो विवाह के बाद भी तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम सचमुच में ही उससे विवाह करना चाहते हो तो चोरी करने के अलावा भी तुम्हें कोई और काम काज सीखना होगा, तभी तुम्हारी विवाह की इच्छा पूरी हो सकेगी। गलत राह मत पकड़ो, समझे? हाँ, तुम ठीक कहते हो गुरु। मैं कोई ना कोई काम जरूर सीखूंगा। गुरु, आप ऐसा करो कि आप अकेले ही नंदीवन जाएं। मैं इसी समय कोई ना कोई काम सीखने का जुगाड़ करता हूं। सबसे पहले यह करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चलो, मैं नंदीवान में तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है ना? इसके बाद सुरेश पास के नगर में पहुंचा और एक दुकान पर गया। नमस्ते सेठ जी, मैं ग्राहक नहीं हूं। मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं काम सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह काम सिखा देंगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सिखा दूंगा। मैं आपके धंधे को कितने दिनों में सीख सकता हूं? अरे भाई, 3 से 4 वर्ष लग सकते हैं। मैं इतने दिन तो धंधा सीखने में खराब नहीं कर सकता। मुझे 3 से 4 दिनों में ही यह काम सिखा दो। अरे, लगता है तू पागल वागल है। तू मेरा काम नहीं सीख सकता। चल जा यहाँ से, भाग यहाँ से। मेरा समय खराब करने आ गया। सेठ ने डांटकर उसे वहां से भगा दिया। सुरेश बहुत ही कम दिनों में कोई काम या कारीगरी सीख लेना चाहता था, पर काम सीखने के सिलसिले में वह जहां जहां भी गया उसे यही जवाब मिला। हर कोई उसे यही कहता कि किसी भी काम को सीखने के लिए लंबा समय चाहिए। सुरेश हर जगह से निराश लौटने लगा। इसी ऊधम में जब वह जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां लादे हुए जा रहे हैं। उन्हें देखकर सुरेश सोचने लगा, हाँ, मजदूरी एक ऐसी कला है जो बिना सीखे ही पल भर में आ सकती है। क्यों ना और सारे धंधे छोड़कर मैं मजदूरी करना ही सीख लूं? हाँ, यह ठीक रहेगा। और सुरेश भी उन मजदूरों के साथ काम में लग गया। शाम होते होते सुरेश को भी उसकी मजदूरी मिल गई। सुरेश ने जो पैसा कमाया उन्हें लेकर वह सीधा उस लड़की के घर पहुंचा और उसके पिता से कहने लगा, मैंने आपके कहे के अनुसार मजदूरी करने की कला सीख ली है। यह देखिए, यह पैसा मैंने मजदूरी से करके ही कमाया है। तो क्या अब आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने के लिए राजी हैं? हाँ, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात पर अमल किया। अब मैं जरूर अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। अगले दिन सुरेश का विवाह हो गया।
विवाह के बाद ही सुरेश रोज मजदूरी का काम करने के लिए जाने लगा। तभी सुरेश का ससुर वहां पर आया और कहने लगा, सुरेश बेटा, यदि मेहनत मजदूरी करना ही है तो दूसरों की क्यों करते हो? अपने खेतों में खुद के लिए मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? समझा नहीं। अरे बेटा सुरेश, देखो, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। तुम जसमानपुर में एक किसान के बेटे हो। आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बेटा, जब पहली बार तुम मेरे घर राहगीर बनकर आए थे और तुमने मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तब मेरी बेटी को भी तुम बहुत पसंद आए थे और वो तुमसे विवाह करने को तैयार भी थी। तुम्हारे जाते ही मैंने अपने कुछ नौकरों को तुम्हारे पीछे जासूसी के लिए लगा दिया। उन्होंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में पूरी सच्चाई, तुम्हारी सारी कुंडली पता लगा ली कि तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चोरी करना गलत बात है। इसे छोड़ दो और अपने खेतों में मेहनत करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, शायद आप ठीक कहते हैं पिताजी। इसके बाद सुरेश अपनी पत्नी को लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं चोरी का जीवन छोड़ना चाहूं तो क्या आप उसकी इजाजत देंगे मुझे? अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे बहुत अच्छे शिष्य हो। तुम चाहो तो आज और इसी समय चोरी छोड़ सकते हो। इसके लिए भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। तब गुरुजी, मुझे वो धन लौटा दीजिए जो मैंने और आपने राजा के महल से चुराया था। चोर ने सुरेश को सारा धन लौटा दिया। उसके बाद सुरेश वह सारा धन लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने जो आपके महल से चोरी करने का साहस किया था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका सारा धन लौटाने के लिए आया हूँ। अरे, ये अनहोनी कैसे हो गई? चलो, अच्छी बात है कि तुम सही रास्ते पर लौट आए हो। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम तुम्हें माफ करते हैं। जाओ, खुश रहो। सुरेश ने सारा चोरी किया हुआ धन महाराज को लौटा दिया और बदले में महाराज ने उसके माता पिता को रिहा कर दिया। अब सुरेश अपने खेत के काम में मेहनत करने लगा। उसके माता पिता उसका बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश थे। अब वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन बिताने लगा।